नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश के वन है। उत्तर प्रदेश के वनों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो वन है किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनसे संबंधित जो टर्मोलॉजी, जो शब्दावली इस्तेमाल होती है उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, और कौन कौन से वृक्ष हैं जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं, ये भी देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वन की बात करें तो वन नीति की बात करें कि यूपी में जो वन नीति बनी है वो कब बनी है। तो देखेंगे यूपी की जो प्रथम वन नीति, देखिए ये सब जानना बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि यूपी स्पेशल का जो आप यूपी स्पेशल का जो पढ़ रहे हैं आप लोग, वो किन किन परीक्षाओं में आ रहा है, और अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ के लिए बहुत उपयोगी है। और जितने भी आप स्टेट एग्ज़ाम देते हैं उन सभी में यूपी का प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, हाई कोर्ट का, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर दे रहे हैं, यूपी SSC का पेपर दे रहे हैं अब, तो आप क्वेश्चन देखते होंगे कि आपको मिलते ही मिलते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आप लोग यूपी स्पेशल को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आपका इंटरव्यू भी लगता है तो आयोग आपसे इंटरव्यू में यूपी से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो वो यूपी तो फिर आप बहुत सेक्शन पढ़ रखे हैं और कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है वो, तो वहाँ भी मदद कर सकता है आपका। चलिए यहाँ देखते हैं यूपी की वन नीति। क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा टॉपिक है तो ये प्रश्न हमेशा आने की गुंजाइश हमेशा रहती है कि यूपी की जो प्रथम वन नीति जो आई थी वो 1952 में आई थी। अब देखिए 1952 में, इसको कैसे याद करेंगे। 1952 में प्रथम वन नीति यूपी की आई थी, और आप जानते हैं लोकसभा का पहला चुनाव जो हुआ था 1952 में ही हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। तो 1952 यूपी की प्रथम वन नीति, ठीक है। उसके बाद दूसरी नीति कब आती है तो 1998 में। तो याद रखें दो डेट 1950 प्लस 2, 1950 प्लस 2 1952 में प्रथम वन नीति, और 2000 माइनस 2 1998 में दूसरी वन नीति आती है, याद रखें। फिर देखें यूपी में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। जो यूपी का जो क्षेत्रफल है, यूपी का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें कितना एरिया वनों का है, और परसेंटेज में, और उसको किलोमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे तो 14,806 किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखेंगे। 14,806 किलोमीटर स्क्वायर वनावरण देखने को हमको पूरी यूपी में देखने को मिलेगा, जो कि पूरे यूपी के क्षेत्रफल का 6.15% है। दोस्तों याद रखिएगा, अभी कुछ समय पहले 6% था और अब ये बढ़कर 6.15% हो गया, याद रखिएगा। क्योंकि जब आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में ध्यान देंगे 6% भी दिया होगा आयोग ने, लेकिन 6.15% है, याद रखिएगा। ये तो आपके एरिया की बात होगी और वन नीति की बात होगी। अब देखते हैं जो वन है यूपी में वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा एरिया कैप्चर कर रहा है, और क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा एरिया कैप्चर कर रहा है। तो देखिए पहले क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जहाँ पर वन है वो है सोनभद्र का दोस्तों। और सोनभद्र आप देखेंगे, सोनभद्र ये देखिए, ये है नीचा हिस्सा आपका सोनभद्र का, जो सबसे ज़्यादा वन है यहाँ पर, जहाँ पर। अब देखेंगे, अब इसको याद करेंगे कैसे, क्योंकि आप हमेशा याद करते हैं जब भारत के वनों के क्षेत्रफल की बात करते हैं और वन के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होता है एमपी। और एमपी से सोनभद्र की सीमा लगती है, एमपी से सोनभद्र की सीमा लगती है। तो चूंकि एमपी में सबसे ज़्यादा जंगल है तो वन है, तो सोनभद्र आंसर आपका होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे खीरी, मतलब लखीमपुर खीरी जो तराई के पास क्षेत्र है, और मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर आपके सोनभद्र के जस्ट यहाँ बगल में मिर्ज़ापुर है, तो मिर्ज़ापुर तीसरे नंबर पे। तो याद रखें पहले नंबर पे सोनभद्र। अच्छा, अब ये जब पहले, ये तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ पर है, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर यहाँ पर दोस्तों, भदोही जिसे हम लोग कहते हैं, सबसे कम जस्ट। अब देखिए सोनभद्र है और उसके ऊपर जैसे गए यहाँ पर इलाहाबाद के जस्ट बगल में जो आपको मिलेगा वो आपको
ये संत रविदास नगर मिलेगा, उसके बाद मऊ, उसके बाद मैनपुरी। तो सबसे कम जो जंगल हैं, वन हैं, वो आपको संत रविदास नगर में मिलेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। अब प्रतिशत में देख लेते हैं, प्रतिशत। अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला क्षेत्र जो है सोनभद्र है, और सबसे कम प्रतिशत वाला क्षेत्र संत रविदास नगर है। सेम, दोनों के आंकड़े सेम है प्रथम नंबर पर। तो प्रथम नंबर पर देखेंगे आंकड़े सेम है। सोनभद्र मैक्सिमम क्षेत्रफल में भी है, सोनभद्र मैक्सिमम परसेंटेज में भी है। संत रविदास मिनिमम क्षेत्रफल में है, संत रविदास नगर मिनिमम परसेंटेज में है। एटलीस्ट पहला क्षेत्र तो याद रखें ही आप, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं यूपी में सर्वाधिक वनों के अगर हम बताएं तो किस क्षेत्र पाए जाएंगे। अब अभी तो मैंने जिलों की बात कर ली थी दोस्तों, अभी आपने किसकी बात की, जिलों की बात की, किस जिले में। अब हम एरिया की बात करते हैं, और जब एरिया में बात करते हैं तो कई जिलों में वो एरिया आ जाता है, ठीक है। तो हम जब एरिया की बात करेंगे, यूपी में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो भावर और तराई क्षेत्र में। मतलब कि ये जो ऊपर का एरिया जो पदस्थली है, कि पर्वतों की पदस्थली जो है यहाँ पर, इसके पास का जो एरिया है, जो तराई क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर आपको सर्वाधिक वन देखने को मिलेंगे। उसके बाद वनों के प्रकार की हम आते हैं, बात करते हैं वनों के प्रकार। यूपी में वनों के, हम पूरे भारत के वनों के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ, वो भी जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। लेकिन यहाँ पर हम यूपी के वनों की बात कर रहे हैं, प्रकार की। तो मुख्य रूप से हम 3 प्रकार यहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं यूपी में, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। एक प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय नम, देखिए ध्यान देंगे टर्मिनोलॉजी पे, नम पर्णपाती वन है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, यूपी उत्तर भारत में जो वन है वो उसका जो प्रकार है वो पर्णपाती प्रकार का है। पहला नंबर तो ये ध्यान दें, मैक्सिमम जो एरिया है वो पर्णपाती वनों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये पर्णपाती टर्मिनोलॉजी दिमाग के अंदर जरूर रखें। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अब नम पर्णपाती वन है तो मतलब पर्णपाती का मतलब वो वृक्ष जो अपनी पत्तियों को एक मौसम में गिरा दें, ठीक है। तो नम कह रहा है, नम मतलब नमी वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र कैसा है, नमी वाला है। तो नमी वाला क्षेत्र यूपी में मैंने अभी आपको बताया कि तराई क्षेत्र, भावर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर जो है वो नम पर्णपाती, और ये एरिया सबसे ज़्यादा बारिश वाला होगा। क्यों? क्योंकि जब मानसून आता है आपका, तो ये गोरखपुर से होते हुए आपका जब ऊपर की तरफ जाता है तो पर्वतों से टकराता है बादल, और सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पर हो जाती है। तो बारिश का जो सेंटीमीटर में हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा देखने को हमें मिल ही जाती है इन तराई क्षेत्रों में, ठीक। तो वहाँ पर नम पर्णपाती वन पाया गया। क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिया, भावर और तराई। अब आते हैं वृक्ष की बात करते हैं। तो बेंत है, साल है, सेमल है और पलास है। ये सभी के सभी क्या हैं, नम पर्णपाती वन, ठीक है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, प्रश्न आया अभी यूपीएससी में सहजन के बारे में, सहजन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो सहजन पे क्वेश्चन जो था, जो टर्म दे रखा था, जो स्टेटमेंट दिया था सहजन के ऊपर, कि सहजन एक सदापर्णी वृक्ष है। अगर जिन लोगों ने, अभी देखिए अगर ये आपने बुक में नहीं पढ़ा तो आपने सहजन का वृक्ष देखा होगा अपने आसपास उत्तर भारत में, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सहजन का जो वृक्ष होता है, आपको क्या पता होगा कि सहजन उत्तर भारत में, हमने कहा कि पर्णपाती वनों का क्षेत्र है ये, तो पर्णपाती वृक्ष है ये सहजन, ना कि सदापर्णी। तो वो स्टेटमेंट गलत था वहाँ पर, ठीक है ना। तो सहजन का जो वृक्ष है होता है पर्णपाती, और ये उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो फली निकलती है लोग खाते हैं उसको सब्जी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेंत, साल, सेमल, पलास, ये सब वृक्ष है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब यहाँ पर हमने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दी है, पर्णपाती तो है लेकिन शुष्क है। तो जब हम शुष्क कह रहे हैं, इसका मतलब वृक्ष शुष्क हो गया, मतलब कि ड्राई एरिया है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, नमी बहुत कम होगी, तो इसका मतलब बारिश थोड़ी कम है उस जगह पे। तो पहले की तुलना में बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर, सीधे 50 का घाटा है यहाँ पर बारिश का। तो 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 में घटा दिया, 50 में घटा दिया, तो 50-100 सेंटीमीटर। ये एरिया मध्य मैदानी क्षेत्र, वो भी खासकर आपका पश्चिम का यूपी में चले जाइए आप,
ठीक है। ये यहाँ पर ये जो वृक्ष मिलेगा आपको देखने को मिलेगा, पर्वत के पास मत जाइएगा, पर्वत के पास वही कंडीशन रहेगी 100 से 50 150 सेंटीमीटर वाली। तो मध्य मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर नीम के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, पीपल के वृक्ष मिलेंगे, बबूल के वृक्ष मिलेंगे, आम के वृक्ष मिलेंगे, बेर के वृक्ष मिलेंगे। ये इस तरह के वृक्ष जो होते हैं पर्णपाती जरूर होते हैं, लेकिन शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण होते हैं। याद रखिए, वृक्षों का नाम याद कर लीजिए और किस कैटेगरी में है इसको याद रख लीजिए। फिर आते हैं उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। अब कटीली झाड़ियाँ कह दिया, अब कटीली झाड़ियाँ कांटे निकले हैं तो समझ लीजिए मरुस्थली एरिया हो सकता है, लेकिन यूपी में कहाँ मरुस्थल आ गया, ठीक है ना। मरुस्थल तो आपका राजस्थान में है, लेकिन आपकी बारिश की मात्रा तो बहुत ही कम हो गई है, 50 से 75 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर से नीचे आ गया है। तो ये ऐसा एरिया जहाँ पर बिल्कुल काफ़ी ड्राई एरिया, यहाँ पर तो बिल्कुल ही शुष्क एरिया होगा, पानी नाम मात्र का होगा। तो वहाँ पर ऐसी झाड़ियाँ उगाएंगी जहाँ पर मतलब कि जो कैक्टस टाइप की झाड़ियाँ उग सकती हैं वहाँ पर, ठीक है ना। जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का क्षेत्र कह सकते हैं, आगरा के आसपास का क्षेत्र कह सकते हैं, इटावा मैनपुरी के आसपास का क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं। और देख सकते हैं कि राजस्थान के सबसे नज़दीक एरिया होंगे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष हैं, अकेसिया, कत्था, यूफ बिरियास, याद रखिएगा। तो ये सब वृक्ष हैं, अकेसिया, कत्था, यूफरबियास, ठीक है ना। ये सब वृक्ष हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये एरिया हो गया और कुछ वृक्ष के नाम है, जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। अब हम आते हैं वनों के प्रशासनिक विभाजन पे। अब प्रशासनिक विभाजन वनों मतलब प्रशासन ने वनों को कई कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी कैटेगरी है जान लेते हैं। एक है आरक्षित वन, हम लोग कहते हैं आरक्षित वन, और एक है संरक्षित वन, और एक है सामुदायिक वन। तो आरक्षित जो है वन, बहुत ही आरक्षित वनों बहुत ही कड़ा प्रतिबंध होता है, बहुत ही कड़ा, ठीक है। कैसे कड़ा है, ये राज्य के नियंत्रण में पहले नंबर तो होते हैं। दूसरा, इसमें किसी प्रकार की कटाई चराई प्रतिबंधित होती है पूर्ण रूप से, मतलब कि कोई यहाँ पर अपने पशु पंछी लेके नहीं जा सकता, पशु पक्षी नहीं लेके जा सकता कि आप जाइए वहाँ पर चराइए, वहाँ पर लकड़ी तक काटने की इजाज़त नहीं होती है, चाहे वो सूखी हो चाहे वो बिल्कुल पेड़ से लगी हुई हो, ठीक है, बिल्कुल प्रतिबंधित है, मतलब जाना ही नहीं आपको वहाँ पर। तो वो आरक्षित है। अब संरक्षित की बात करते हैं। संरक्षित का भी क्या है हिसाब किताब कि ये भी सरकारी नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी काटने की और पशु चराने की इजाज़त दी जाती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं पशु चराने लकड़ी काटने की, पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना। तो लकड़ी काटने की इजाज़त है, जलावन के लिए लोग काट के ले जाते हैं और पशु चरा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो आरक्षित वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब बाहरी प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। फिर आते हैं सामुदायिक वन। जब सामुदायिक वन में जब हम लोग जाते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे वन जो इस राज्य के नहीं, हम लोग कहेंगे स्थानीय निकायों में, नगर निगमों की बात कर लेंगे और नगर पालिकाओं की बात कर लेंगे, उनके नियंत्रण में होते हैं। पंचायत वगैरह के, नगरों में नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज़ होती है वो अपने संरक्षण में वनों को रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं वनों के लाभ। जब वनों के लाभ हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कौन कौन से वृक्ष है और कहाँ कहाँ इनका उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग चीड़ का वृक्ष की बात करते हैं तो आप लोग परीक्षा में हमेशा अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। भोजपत्र का वृक्ष कागज बनाने में, खैर का वृक्ष कत्था बनाने में, सेमल, गुलेर, अर्जुन और पॉपुलर, अर्जुन और पॉपुलर के वृक्ष तो आपने बहुत सुने होंगे, लोग लगाते भी हैं। जिनके पास ज़मीन वगैरह है, फसल वगैरह नहीं चाहते हैं, फसल उगाना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग पॉपुलर अर्जुन का वृक्ष लगा देते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ से, और इससे माचिस की तीली बनती है। गुलेर का भी और सेमल का भी इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं। बबूल का इस्तेमाल चमड़े की रंगाई में, इससे जो पदार्थ प्राप्त करते हैं चमड़े की रंगाई में इसका उपयोग करते हैं। तेंदू का पत्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, बीड़ी के उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शहतूत पर रेशम पालन किया जाता है, और ताड़ और खजूर जो वृक्ष होता है उससे ताड़ ही निकाला जाता है। मादक पदार्थ एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। लोग ताड़ी लोग पीते हैं, मतलब उतना खतरनाक नहीं है ये, लोग पी लेते हैं नशे के लिए इसको भी, लेकिन इतना खतरनाक नहीं जितना अल्कोहल और चरस गांजा होता है, ठीक है ना। ताड़ और खजूर के लीगल है, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना देखें,
ये सब कुछ योजनाएं चली गई हैं वृक्षों के वनों को बढ़ाने के लिए यूपी में। जैसे ऑपरेशन ग्रीन योजना जो चलाई गई थी वो 1 जुलाई 2001 की है, याद कर लीजिएगा, आ सकता है। यूपी वानिकी परियोजना चलाई गई 1998 में, याद करिएगा इसको। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 में चलाई गई और हरित पट्टी योजना 2012-13 की है। कभी भी मिल सकता है आपको परीक्षा में इन योजनाओं पर। जानते हैं आप, परीक्षा आयोग जरूर पूछता है प्रश्न। तो हरित पट्टी योजना 2012-13 की है। टोटल फॉरेस्ट 12-13 के बाद 14 में आया, 14-15 की है, एक के बाद, मतलब कि पहले हरित पट्टी आई फिर उसके बाद टोटल फॉरेस्ट आया। फिर देखेंगे कि ऑपरेशन ग्रीन योजना आई 2001 में, फिर यूपी वानिकी परियोजना 1998 में आती है। याद कर लीजिए अच्छे से, यूपी की योजनाएं परियोजनाएं एक आध आपको मिल सकती हैं। योजनाएं परियोजनाएं जरूर याद करके जाइए, वर्तमान की और पीछे भी जितनी आई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वनों से संबंधित ये वीडियो था, काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें आपको यहाँ बताई हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।